We will try to draw parallels between politics and entrepreneurship. Zero fear, not afraid of anything. और एक ऐसा डिसीजन लें जो आप अदरवाइज नहीं ले रहे हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर, कॉन्स्ट्रक्ट, गवर्नमेंट, ऑल ऑफ दैट. वो एक चीज़ क्या होती है? मैं बताता हूँ. स्टार्ट. अब तक कितने पॉडकास्ट किए आपने? 25 सर. 25. हाँ, बट हम महीने में एक रात करते हैं बस. अच्छा. हर महीने में एक दिन एक पॉडकास्ट और बाकी महीना कुछ नहीं करते. लेकिन जिससे करना है उसको एक महीने तक समय दे करके उसको हाँ, काफी कंफर्ट करते हैं. करेक्ट. इन डेप्थ में करते हैं. ज़्यादातर पॉडकास्ट जो हमने किया है इज़ अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप. हमारी ऑडियंस पूरी वो कैटेगरी है 15 to 40 जिनको पहली बार एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करना है. तो हम करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में एक एपिसोड, मेटावर्स के बारे में एक एपिसोड, फार्मास्यूटिकल चीज़ों के बारे में एक, ऐसे वेरी स्पेसिफिक सब्जेक्ट करते हैं. और एक चीज़ हमने अभी शुरू की है पीपल, जिसमें हमने बिल गेट्स ऐसे कुछ लोगों के साथ बातें की हैं, बट अगेन वेरी स्पेसिफिक टू द इंडस्ट्री दे बिलोंग टू. एक तो मेरे लिए पॉडकास्ट पहली बार हो रहा है और इसलिए मेरे लिए भी ये दुनिया बिल्कुल नई है. तो सर मुझे माफ़ कीजिए अगर मेरी हिंदी ज़्यादा अच्छी नहीं हो. मैं साउथ इंडियन हूँ. मैं ज़्यादातर बैंगलोर में पला बड़ा हूँ और वहाँ पे लोग, मेरी मम्मी का सिटी मैसूर है तो वहाँ पे ज़्यादा लोग कन्नड़ा बोलते हैं और मेरे पापा मंगलुरु के पास से थे. हिंदी मैंने स्कूल में सीखी है बट फ्लुएंसी के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है. और लोग कहते हैं कि ज़्यादातर कम्युनिकेशन नॉन वर्बल होती है, जो लोग एक दूसरे को देख के समझ जाते हैं. तो आई थिंक वी शुड बी फाइन. देखिए, मैं भी हिंदी भाषी नहीं हूँ तो हम दोनों के ऐसे ही चलेगी. और ये एक हमारा पॉडकास्ट एक ट्रेडिशनल इंटरव्यू नहीं है. मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ. हम ज़्यादातर उन लोगों से बातें करते हैं जिन्हें पहली बार एंटरप्रेन्योरशिप करनी हो. तो हम उन्हें ये बताते हैं कि एक इंडस्ट्री में एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या चाहिए, फंडिंग पहली बार कहाँ से मिले, उन्हें कहाँ से सीखने के लिए मटेरियल मिलेंगे ऑनलाइन. तो हम उस जोन से आ रहे हैं. एंड अलोंग द वे टुडे वी विल ट्राई टू ड्रॉ पैरेलल्स बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि मुझे ऐसा लगा है कि इन दोनों में से बहुत सारी ऐसी सिमिलैरिटीज़ हैं जिसके बारे में किसी ने अब आज तक बातें नहीं की है. तो विल टेक दैट डायरेक्शन और आगे चलते हैं. तो अगर आप चाहे इस पॉडकास्ट में कुछ सवाल खुद पूछने के लिए, मेरे पास कोई अच्छे आंसर्स नहीं है बट आप बेहद पूछ सकते हैं. पहली चीज़ मैं बात करना चाहूँगा इस पॉडकास्ट में इज़ आपके लाइफ के पहला भाग. प्री पीएम, प्री सीएम, आप कहाँ पैदा हुए थे, पहले 10 सालों में आपने क्या किया था. इफ़ यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन द फर्स्ट एरा ऑफ योर लाइफ. देखिए, वैसे तो सबको पता है मेरा जन्म गुजरात में, नॉर्थ गुजरात में महसाना डिस्ट्रिक्ट है. वहाँ वडनगर एक छोटा सा टाउन है. जब हम छोटे थे तब तो शायद 15,000 की आबादी थी, जैसे मोटा मोटा मुझे याद है. मैं उस स्थान से हूँ. लेकिन तब तो जैसे हर एक का अपना एक गांव होता है, वैसा एक मेरा गांव था. मेरे गांव एक प्रकार से गायकवाड़ी स्टेट था. तो गायकवाड़ स्टेट की एक विशेषता थी, हर गांव में एजुकेशन के प्रति बड़े आग्रही थे. एक तालाब होता था, पोस्ट ऑफिस होती थी, लाइब्रेरी होती थी. ऐसे एक 4-5 चीजें, यानी गायकवाड़ी स्टेट का गांव है तो ये होगा ही होगा, ये उनके विषय व्यवस्था थी. तो मैं वो उस गायकवाड़ी स्टेट की जो प्राइमरी स्कूल बनी हुई थी उसमें ही पढ़ा था. तो मेरी खैर बचपन में वहीं रहा. तालाब था तो स्विमिंग करना सीख गए वहाँ. मेरे परिवार के सबके कपड़े मैं धोता था, तो उसके कारण मुझे तालाब जाने की इजाज़त मिल जाती थी. बाद में वहाँ एक भागवताचार्य नारायणाचार्य हाई स्कूल था, BN हाई स्कूल.
वो भी एक प्रकार से चैरिटेबल ही था, वो कोई ऐसा आजकल का जो एजुकेशन की स्थिति है वैसे नहीं थी। तो मेरा वहाँ स्कूली शिक्षा वहाँ पर हुई। उस समय ये 10+2 नहीं था, 11वीं कक्षा हुआ करती थी। मैंने कहीं पढ़ा था कि चाइनीज फिलोसोफर ह्यूएन त्संग वो मेरे गांव में रहे थे, तो उस पर एक फिल्म बनाने वाले थे। तो मैंने उस समय शायद उनकी यहाँ एम्बेसी को या किसी को चिट्ठी लिखी थी कि भाई आपने कहीं पढ़ा है कि आप ह्यूएन त्संग के लिए फिल्म बना रहे हैं, तो मेरे गांव में वो रहते थे, आप उसको भी जिक्र कहीं करना। ऐसा करके मैंने कुछ प्रयत्न किया था, वो बहुत साल पहले की बात है। उसके पहले मेरे गांव में एक रसिक भाई दवे करके थे, वे कांग्रेस के लीडर थे, थोड़े समाजवादी विचार के भी थे, और मूल वो सौराष्ट्र के थे और मेरे गांव में आकर के बसे थे। वो हम स्कूल को बच्चों को कहते थे कि देखो भाई तुम कहीं पर भी जाओ और कोई भी पत्थर तुम्हें मिले जिस पर कुछ लिखा हुआ हो या कहीं कुछ उस पर नक्काशी की हुई हो, तो वो पत्थर इकट्ठे करके स्कूल के इस कोने में डाल देना। धीरे धीरे वो बड़ा ढेर हो गया था। लेकिन तब मुझे समझ आया कि उनका इरादा ये था कि ये बहुत पुरातन गांव है, यहाँ के हर पत्थर में कोई न कोई स्टोरी है, इकट्ठा करो, जब भी कोई व्यक्ति आएगा तो इसको करेगा। शायद वो कल्पना रही होगी। तो मेरा भी ध्यान उस तरफ गया। 2014 में जब मैं प्रधानमंत्री बना तो स्वाभाविक दुनिया के लीडर से कर्टसी कॉल करते हैं। तो चीन के राष्ट्रपति शी, उनका कर्टसी कॉल आया, शुभकामनाएं वगैरह वगैरह बातें हुई। फिर उन्होंने खुद ने कहा कि मैं भारत आना चाहता हूं। मैंने कहा बिल्कुल स्वागत है आपका, आप जरूर आइए। तो कहा लेकिन मैं गुजरात जाना चाहता हूं। मैंने कहा तो और अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे गांव वडनगर जाना चाहता हूं। मैंने कहा वो क्या बात है, आपने यहां तक का कार्यक्रम बना दिया है। बोले तुम्हें मालूम है क्यों? मैं कहा नहीं मुझे मालूम नहीं। तो बोले मेरा और तुम्हारा एक स्पेशल नाता है। क्या? ह्यूएन त्संग जो चाइनीज फिलोसोफर था वो सबसे ज्यादा समय तुम्हारे गांव में रहा था, लेकिन वापस जब आया चाइना तो मेरे गांव में रहा था। तो बोले हम दोनों का ये कनेक्ट है। और अगर आप अपने बचपन के बारे में और चीजें याद करें, जब आप छोटे थे क्या आप अच्छे स्टूडेंट थे? आपके इंटरेस्ट क्या थे इस टाइम? मैं एक बहुत ही सामान्य विद्यार्थी रहा। मैं कोई किसी भी प्रकार से कोई मुझे नोटिस करे ऐसा नहीं था। लेकिन मेरे एक टीचर थे वेलजी भाई चौधरी करके, वो मेरे प्रति बहुत वो रखते थे। तो एक दिन वो मेरे पिताजी को मिलने गए थे। मेरे पिताजी को कह रहे थे इसके अंदर इतनी टैलेंट है लेकिन ये कोई ध्यान नहीं केंद्रित करता है, ऐसे ही है, जबाती बातें की चीजें करता रहता है। तो बोले हर चीज इतनी जल्दी ग्रास्प करता है लेकिन फिर अपनी दुनिया में खो जाता है। तो वेलजी भाई की मुझसे बहुत अपेक्षा थी, मेरे वेलजी भाई चौधरी की। तो मेरे टीचरों का मुझ पर प्यार बहुत रहता था, लेकिन मुझे ज्यादा पढ़ना है, अगर उसमें कंपटीशन का एलिमेंट है तो मैं शायद उससे दूर भागता था। मुझे कोई उसमें रुचि नहीं थी। ऐसे ही परीक्षा पास कर लो भाई, निकाल दो, ऐसा ही रहता था। लेकिन और एक्टिविटी में बहुत करता था। कुछ भी नई चीज है तो उसको तुरंत पकड़ लेना ये मेरा नेचर था। सर आपके कोई ऐसे बचपन के दोस्त हैं जो अभी भी आप टच में रहते हैं? ऐसा है कि मेरा केस थोड़ा विचित्र है।
बहुत छोटी आयु में मैंने घर छोड़ दिया। घर छोड़ा मतलब सब कुछ छोड़ा मैंने, किसी से हमारा संपर्क नहीं था, तो बहुत बड़ा गैप हो गया। तो मेरा कोई कांटेक्ट नहीं था, किसी से कुछ लेना देना भी नहीं था, और मेरी जिंदगी भी एक अनजान ऐसे ही भटकते इंसान की थी, कोई कौन पूछेगा मुझे, तो मेरा जीवन ही ऐसा नहीं था। लेकिन जब मैं सीएम बना तो मेरे मन में कोई इच्छाएं जगी। एक इच्छा ये जगी कि मेरे क्लास के जितने दोस्त हैं पुराने, सबको मैं सीएम हाउस में बुलाऊंगा। उसके पीछे मेरी साइकोलॉजी ये थी कि मैं नहीं चाहता था कि मेरे किसी भी व्यक्ति को ये लगे कि अपने आप को बड़ा तिस्मार का बन गया है। मैं वही हूं जो सालों पहले गांव छोड़ के गया था, मुझ में बदलाव नहीं आया है। उस पल को मैं जीना चाहता था, और जीने का तरीका यही है कि मैं उन साथियों के साथ बैठूं। लेकिन वो चेहरे से भी पहचान नहीं पाता था मैं, क्योंकि बीच में बहुत बड़ा गैप हो गया। वो हरे के बाल सफेद हो चुके थे, बच्चे बड़े हो गए थे सब, लेकिन मैंने सबको बुलाया। शायद 30-35 लोग इकट्ठे हुए थे हम, और रात को बड़ा खाना वाना खाया, गपशप मारे, पुरानी बचपन की आदत ताजा की। लेकिन मुझे वो बहुत आनंद नहीं आया। आनंद इसलिए नहीं आया कि मैं दोस्त खोज रहा था, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नजर आता था, तो वो खाई पटी नहीं। और मेरे जीवन में शायद तू कहने वाला कोई बचा ही नहीं, ऐसी स्थिति हो गई है। सब अभी भी संपर्क में है, लेकिन बड़े सम्मान से मेरे प्रति वो लोग देखते रहते हैं। तो एक टीचर थे मेरे, रास विहारी मणियार, उनका भी स्वर्गवास हुआ कुछ समय पहले, और वो करीब 93-94 थे। वो मुझे चिट्ठी हमेशा लिखते थे, उसमें वो तू लिखते थे। बाकी तो एक इच्छा, मैं सीएम बना तो एक थी कि मैं अपने स्कूल के दोस्तों को बुलाया। दूसरी मेरी इच्छा थी, जो शायद हिंदुस्तान के लोगों के लिए अजीब होगा, मेरा मन करता था मैं मेरे सभी टीचर्स को सार्वजनिक रूप से सम्मान करूंगा। तो मुझे बचपन से जिन्होंने पढ़ाया है और स्कूली शिक्षा तक जो भी मेरे टीचर रहे, मैंने सबको ढूंढा, और सीएम बनने के बाद उनका बहुत बड़ा सार्वजनिक सम्मान किया मैंने। और हमारे गवर्नर साहब थे शर्मा जी, वे भी उस कार्यक्रम में आए, और गुजरात के सभी लब्ध प्रतिष्ठित लोग उस कार्यक्रम में थे। और मैं, एक मैसेज मेरे मन में था कि मैं जो कुछ भी हूं, इनका भी कुछ न कोई योगदान है मुझे बनाने में। कोई मेरा बाल मंदिर के टीचर रहे होंगे, कोई सबसे बड़ी आयु के टीचर 93 ईयर के थे। करीब 30-32 टीचर्स को बुलाया था, और उनका सबका मैंने सार्वजनिक रूप से सम्मान किया। और मेरे जीवन की वो बड़ी अच्छी पल थी कि मेरे मन में लगता नहीं है। फिर मैंने एक दिन मेरे जीवन में किया, मेरा जो बृहद परिवार था, मेरे भाई, उनके संतान, बहन, उनके संतान, जो भी परिवार के लोग, क्योंकि उनको भी मैं पहचानता नहीं था, क्योंकि मैं छोड़ चुका था। लेकिन एक दिन मैंने मेरे सीएम हाउस में सबको बुलाया, सब परिवारजनों को परिचय किया मैंने, ये कौन किसका बेटा है, किसकी शादी कहाँ हुई है, क्योंकि मेरा तो कोई नाता रहा नहीं था। तो तीसरा काम मैंने ये किया। चौथा, मैंने जब संघ के जीवन में मैं था, तो शुरू में जिन परिवारों में मुझे खाना मिलता था, खाना खाने जाता था, कई परिवार थे जो इन्होंने मुझे खिलाया पिलाया। कोई जीवन भर मेरा अपना तो कोई खाने की व्यवस्था नहीं थी, ऐसे ही मैं खाता था। तो उन सबको मैंने बुलाया था। तो जिसको कहेंगे मैंने अपनी इच्छा से कोई चीजें की, इतने पिछले 25 साल हो गए मुझे, तो ये 4 चीजें की मेरे स्कूल के दोस्तों को बुलाया, जिनके घर मैंने खाना खाया था वो उनको बुलाया, मेरे अपने फैमिली के लोगों को बुलाया, और मैं मेरे टीचर्स को बुलाया।
अगर आपको शायद आपको याद नहीं होगा, आप थोड़े साल पहले बैंगलोर आए थे, स्टार्टअप के लोगों से मिल रहे थे एंड योर लास्ट मीटिंग ऑफ द नाइट आप हमसे मिले थे एंड दे टोल्ड अस कि यू हैव 15 मिनट्स अलोन विथ हिम, बट आप 1 घंटा बैठे थे एंड अगर आपको याद है तभी भी मैं आपको सवाल ही पूछ रहा था. आई थिंक इट्स ईजियर टू आस्क क्वेश्चंस देन गिव आंसर्स. और मैं आपको ऐसी भी चीज़ें बता रहा था कि ये जो हो रहा है शायद अच्छा नहीं है, वो जो हो रहा है शायद अच्छा नहीं है, और आप सुन रहे थे. अगर आप इफ़ यू हैव टू थिंक कि देयर इज सम कैटेगरी ऑफ पीपल और सम एज ग्रुप ऑफ पीपल इन सोसाइटी जिससे आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर आप एक एज ग्रुप डिफाइन कर सके तो वो कौन सी होगी? तो मेरे लिए बाय एंड लार्ज कहा जाता था कि भाई नरेंद्र भाई को ढूंढना है तो कहाँ ढूंढोगे? तो जहाँ 15-20 नौजवानों के बीच में ठाके मारता होगा तो बोले वहीं खड़ा होगा वो. तो वे भी एक छवि थी मेरी. तो इसलिए शायद आज तो मैं हर क्षेत्र से, हर उम्र से दूरी महसूस नहीं करता हूँ. कनेक्ट वाला शब्द जितना शायद परफेक्ट आंसर तो मेरा नहीं होगा, लेकिन दूरी महसूस नहीं करता हूं मैं. जैसे आप कह रहे थे कि आपको कंपटीशन अच्छा नहीं लगता, पीपल लाइक जिड्डू कृष्णमूर्ति, अ लॉट ऑफ वेरी इवॉल्व्ड थिंकर्स, वो ऐसी बातें करते हैं कि कंपटीशन अच्छा नहीं है. somebody coming from that school of thought into politics, जहाँ पे बहुत सारा कंपटीशन है, वो पॉलिटिक्स में वो सेम आइडियोलॉजी कैसे लेके आ सकते हैं? देखिए, बचपन में जो कंपटीशन नहीं, वो तो आलसीपन होगा, कोई बड़ी फिलोसॉफी वगैरह कुछ नहीं होगा. ऐसे ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार जो एक बच्चों का रहता है वैसा ही होगा मेरा. मैं नहीं मानता हूँ कोई फिलोसॉफी मुझे गाइड करती थी, ऐसा मैं नहीं मानता. मुझे लगता ठीक है, वो ज्यादा नंबर लाएगा, मैं क्या है, मैं अपना क्यों ज्यादा करूँ. तो दूसरा, मैं सब बंदर का व्यापारी जैसा था जी. जो हाथ लगे समय पर उसको छू लेता था मैं. चाहे मानिए कोई भी ऐसे कंपटीशन होगा तो मैं उसमें उतर जाऊंगा. नाट्य स्पर्धा होगी तो उतर जाऊंगा. यानी ये चीजें मैं सहज रूप से कर लेता था. अब मेरे यहाँ एक मिस्टर परमार करके मेरे टीचर थे, बड़े वो पीटी टीचर कहते हैं शायद, फिजिकल ट्रेनिंग वाले टीचर थे. तो मेरे यहाँ एक हवेली में एक छोटा सा अखाड़ा था. तो मैं इनसे इतना इंस्पायर हुआ तो मैं रेगुलर जाता था, मलस्तंभ सीखता था मैं उस समय. कुश्ती सीखता. क्या होता है सर? कुश्ती और मलस्तंभ, जो लकड़ी का एक बहुत बड़ा पिलर होता है, इस पर जो खास करके महाराष्ट्र में वो मलस्तंभ होता है. अच्छा. वैसे वो मैंने शरीर को सुगठित बनाने के लिए उत्तम एक्सरसाइज है. वो एक प्रकार से खंबे पर करने वाला योगा है एक प्रकार से वो. तो मैं चला जाता, सुबह 5 बजे उठ के उनके पास चला जाता था मैं, और वो भी मेरे पीछे मेहनत करते थे. लेकिन मैं खिलाड़ी नहीं बना. ठीक है, कुछ समय किया, छोड़ दिया, ऐसा ही रहा. क्या ऐसी कोई चीजें हैं जो राजनीति में एक पॉलिटिशियन के लिए टैलेंट मानी जा सकती है? जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप में जब कोई कंपनी स्टार्ट कर रहा है, उसके लिए इनहेरेंटली 3-4 टैलेंट्स चाहिए होते हैं. जैसे कि कोई अच्छे मार्केटिंग करे, कोई अच्छा सेल्स करे, कोई अच्छा टेक्नोलॉजी में हो जो प्रोडक्ट डेवलप करे. अगर किसी युवा को आज पॉलिटिशियन बनना है तो उसमें ऐसी कोई टैलेंट्स है जो आप परख सकते हैं ऐसे कि ये होना चाहिए? 2 चीजें अलग अलग है.
पॉलिटिशियन बनना वो एक पार्ट है और पॉलिटिक्स में सफल होना वो दूसरी चीज है। तो दो अलग तरीके से। तो एक तो हो गया है राजनीति में आना, दूसरा होना है सफल होना। मैं मानता हूं कि उसके लिए तो आपका एक डेडिकेशन चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, जनता के सुख दुख के आप साथी होने चाहिए, आप एक्चुअली अच्छे टीम प्लेयर होने चाहिए। आप ये कहो कि मैं तिस्मार खां हूं और मैं सबको चलाऊंगा और दौड़ाऊंगा, सब मेरा हुक्म मानेंगे, तो वो हो सकता है उसकी राजनीति चल जाए, चुनाव जीत जाए, लेकिन वो सफल राजनेता बनेगा गारंटी नहीं है। और देखिए देश में मैं कभी कभी सोचता हूं, हो सकता है मैं जो सोचता हूं वो विवाद भी पैदा कर सकता है। जब आजादी का आंदोलन चला, उसमें समाज के सब वर्ग के लोग जुड़े, लेकिन सब पॉलिटिक्स में नहीं आए। कुछ लोगों ने अपना जीवन बाद में शिक्षा को दे दिया, किसी ने खादी को दे दिया, किसी ने प्रौढ़ शिक्षा को दे दिया, किसी ने ट्राइबल की भलाई के लिए, ऐसा रचनात्मक कामों में लग गए। लेकिन देशभक्ति से प्रेरित वो आंदोलन था, आजादी का आंदोलन। हर एक के मन में एक जज्बा था, भारत को आजाद कराने के लिए मुझसे जो होगा मैं करूंगा। आजादी के बाद उसमें से एक लॉट राजनीति में आया। और शुरू में देखिए राजनीति के बाद हमारे देश में जितने टॉलवर्ड लीडर्स थे वो आजादी के जंग से निकले हुए लीडर थे। तो उनकी सोच, उनकी मैच्योरिटी, उसका रूप अलग है, बिल्कुल ही अलग है। इनकी बातें, उनकी बिहेवियर की जो चीजें सुनने को मिलती है, उसमें एक बहुत ही समाज के प्रति अतिशय समर्पण भाव। और इसलिए मेरा मत है कि राजनीति में निरंतर अच्छे लोग आते रहने चाहिए और मिशन लेकर के आए, एम्बिशन लेकर के नहीं। अगर मिशन लेकर के निकले हो तो कहीं न कहीं तो आपको स्थान मिलता जाएगा। एम्बिशन से ऊपर होना चाहिए मिशन। फिर आपके अंदर क्षमता हो गई। अब जैसे महात्मा गांधी, आज के युग के नेता की जो आप परिभाषा देखते हैं तो उसमें महात्मा जी कहां फिट होते हैं? पर्सनालिटी वाइज शरीर दुबला पतला, ऑरेटरी न के बराबर थी। तो उस हिसाब से देखे तो भाई वो लीडर बन ही नहीं सकते थे। तो क्या कारण था? तो जीवन बोलता था। और ये जो ताकत थी उसने इस व्यक्ति को पीछे पूरे देश को खड़ा कर दिया था। और इसलिए ये जो आजकल ये जो बड़े प्रोफेशनल कैटेगरी में पॉलिटिशियन का रूप देखा जा रहा है, लच्छादार भाषण करने वाला होना चाहिए, ये कुछ दिन चल जाता है, तालियां बज जाती हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो जीवन काम करता है। और दूसरा मेरा मत है कि भाषण कला, ऑरेटरी, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कम्युनिकेशन। आप कम्युनिकेट कैसे करते हैं? अब देखिए महात्मा गांधी हाथ में अपने से भी ऊंचा डंडा रखते थे, लेकिन अहिंसा की वकालत करते थे। बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट था, लेकिन कम्युनिकेट करते थे। महात्मा जी ने कभी टोपी नहीं पहनी, लेकिन दुनिया गांधी टोपी पहनती थी। कम्युनिकेशन की ताकत थी। महात्मा गांधी का राजनीति क्षेत्र था, पॉलिटिक्स था, लेकिन राज्य व्यवस्था नहीं थी। वो चुनाव नहीं लड़े थे, वो सत्ता पे नहीं बैठे थे, लेकिन मृत्यु के बाद जो जगह बनी उसको नाम राजघाट रखा। और सर जो आपने अभी कहा है, ये आज के पूरे कॉन्वर्सेशन का पॉइंट हमारे लिए यही है
कि हम वी वांट टू टेल यंग पीपल कि थिंक ऑफ पॉलिटिक्स एज एंटरप्रेन्योरशिप, एंड व्हाट आई एम होपिंग इज एट द एंड ऑफ दिस एक 10,000 young smart Indians get motivated by your life, get inspired to try and be politicians in India. लाल किले से तो कहा था कि देश को 1 लाख ऐसे नौजवानों की जरूरत है जो राजनीति में आए। और मैं मानता हूं कि लेना पाना बनना ये अगर मकसद है तो उसका आयुष्य बहुत लंबा नहीं है जी। एंटरप्रेन्योर के पास जो पहली ट्रेनिंग होती है ग्रो करने की, यहां पहली ट्रेनिंग होती है खुद को खपा देने की, जो है वो भी दे देने की। वहां पर मेरी कंपनी या मेरा प्रोफेशन उसकी नंबर 1 कैसे बने। यहां होता है नेशन फर्स्ट। ये बहुत बड़ा फर्क होता है। और समाज भी नेशन फर्स्ट की सोच वाले व्यक्ति को ही स्वीकार करता है। और ये राजनीतिक जीवन सरल नहीं होता है जी, जो लोग मानते हैं ऐसा नहीं होता है। कुछ लोगों के नसीब में है, उनको कुछ नहीं करना पड़ता, उनको मिलता रहता है। लेकिन हो सकता है कोई कारण होंगे, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। लेकिन मैं जानता हूं, मेरे यहाँ एक अशोक भट्ट करके हमारे कार्यकर्ता थे। छोटे से घर में रहते थे, जीवन के अंत तक कई बार मिनिस्टर रहे थे। खुद की कोई गाड़ी वगैरह कुछ नहीं था। और पहले तो मोबाइल फोन हुआ नहीं करते थे, लैंडलाइन होती थी। आप रात में 3 बजे उनको फोन करो, आधी घंटी से वो फोन उठाते थे। और आप उनको कहो भाई, क्योंकि उस समय मैं तो राजनीति में नहीं था, लेकिन हमारे यहाँ अहमदाबाद राजकोट हाईवे पर एक्सीडेंट बहुत होते थे। बगोदरा करके जगह है, तो सप्ताह में 2-3 दिन मुझे फोन आते थे कि भाई यहाँ बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। तो मैं अशोक भट्ट को फोन करता था और वो कहते अच्छा, थोड़ी देर में वो निकल जाते थे। खुद के पास गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं, वो किसी को पकड़ लेंगे, ट्रक पकड़ लेंगे। जिंदगी पूरी ऐसे जीते थी। Are you also saying that कोई युवा ऐसा ना सोचे कि मुझे पॉलिटिशियन बनना है, बट ये सोच के आए कि मुझे पॉलिटिशियन बन के क्या करना है? ऐसा है कि वो ज्यादातर लोग पॉलिटिशियन बनना ऐसा नहीं चाहते। वो कहते मुझे एमएलए बनना है, मुझे कॉर्पोरेटर बनना है, मुझे एमपी बनना है। वो एक अलग कैटेगरी है जी। पॉलिटिक्स में आने का मतलब चुनाव लड़ना ही जरूरी थोड़ा है जी। वो तो लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है जी, कि मौका मिलेगा लड़ लीजिए। काम तो है जन सामान्य के दिलों को जीतना। चुनाव तो बाद में जीते जाते हैं। और जन सामान्य के दिल जीतने के लिए जिंदगी उनके बीच में जीनी पड़ती है जी। जिंदगी को उनके साथ जोड़ना पड़ता है। और ऐसे लोग हैं, आज भी है देश में। अगर आप आजकल के पॉलिटिशियंस के बारे में बात करें जो यंग है, आपको किसी में ऐसी दिखती है, लाइक डू यू सी दैट मच पोटेंशियल इन एनीबॉडी? बहुत लोग हैं जी, बहुत लोग हैं। और बिल्कुल खप जाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, मिशन मूड में काम करते हैं जी। कोई एक आदमी आपके दिमाग में? मैं नाम कहूंगा तो कईयों के साथ अन्याय हो जाएगा, तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं किसी को अन्याय न करूं। लेकिन मेरे सामने कई नाम है, कई चेहरे हैं, कई लोगों की बारीकियां मुझे पता है। जब आप पहले कह रहे थे कि वो जो लोगों के साथ रहना, फीलिंग फॉर देम, वो एम्पैथी, सिंपैथी, क्या आपके
चाइल्डहुड में ऐसी कोई चीज़ें थी विच मेड यू लाइक दैट? मतलब जैसे आप कह रहे थे कि पॉलिटिशियन जब आप बनना चाहते हैं तो इट्स नॉट अबाउट यू, यू आर सेकेंडरी। जो लोग हैं जिनके लिए आप पॉलिटिशियन हैं वो पहला बन जाते हैं। आपके चाइल्डहुड में ऐसी कोई चीज़ थी जिसकी वजह से वो? ऐसा है कि मेरा जीवन मैंने नहीं बनाया है, हम्म, हालात ने बनाया है। मैं बचपन से जो जिंदगी गुजार करके आया हूं, मैं उसकी गहराई में जाना नहीं चाहता हूं कि अलग मेरा बचपन बीता है। लेकिन वो जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है जी। और शायद वही मेरा एक प्रकार से सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। मुसीबत यूनिवर्सिटी है मेरे लिए, जो मुझे सिखाती है। और हो सकता है कि मैंने मुसीबत को मोहब्बत करना सीख लिया है, जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैं उस राज्य से आता हूं जहां मैंने माताओं बहनों को सर पे घड़ा लेकर के 2-2, 3-3 किलोमीटर पानी के लिए जाते देखा है। तब मेरा मन करता है कि आजादी के 75 साल के बाद क्या मैं पानी पहुंचा सकता हूं? तो उस संवेदनाओं में से पैदा हुई मेरी ये एक्टिविटी है। योजनाएं होगी, पहले भी होगी, मैं योजनाओं को क्लेम नहीं करता हूं। सपने पहले भी लोगों ने देखे होंगे, लेकिन मैं उन सपनों के लिए खप जाता हूं। सपने किसी के भी क्यों ना हो, लेकिन वो सपना सही है तो मेरा काम है मैं खप जाऊं, ताकि कुछ निकले देश के लिए। जब मुख्यमंत्री बना तो मेरा एक भाषण था और सहज रूप से मैंने कहा था कि मैं मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। दूसरा, मैं मेरे लिए कुछ नहीं करूंगा। और तीसरा, मनुष्य हूं, गलती हो सकती है, बद इरादे से गलत नहीं करूंगा। और वो मैंने अपने जीवन के मंत्र बनाए हैं। गलतियां होती होगी, मुझसे भी होती होगी, मैं भी मनुष्य हूं, मैं कोई देवता थोड़ा हूं। तो मनुष्य हूं तो गलती होती है, बद इरादे से गलत नहीं करूंगा, ये मेरे मन का रहा है हमेशा। क्या आपको क्या आपको लगता है कि जो आपके बिलीफ सिस्टम्स हैं, जो आप सबसे अंदर व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू यू, वो बिलीव्स जो आप 20 साल पहले सोचते थे, अगर आज वो बदल जाए, इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? जैसे कि सोचिए कि आज मैं 38 का हूँ। जब मैं शायद 20 साल का था, मैं सोचता था कि कैपिटलिज्म इज द राइट वे ऑफ द वर्ल्ड। और जब मैं 38 का बन गया हूँ, मे बी आई वॉन्ट टू चेंज माई माइंड अबाउट इट। बट पीपल होल्ड यू टू वॉट यू सेड 20 साल पहले। बट आई फील लाइक इट्स जस्ट एवोल्यूशन और एक ट्रांजिशन है। विद मोर डेटा, लोगों के दिमाग में जो वो पहले सोचते थे वो बदल जाता है। मैं अभी भी कैपिटलिज्म में मानता हूँ, मैं ये एग्जांपल ऐसे ही दे रहा हूँ। बट क्या आपके ऐसे कोई बिलीव्स थे जो आप 10 साल 20 साल पहले मानते थे और आज वो आप नहीं मानते? दो चीजें हैं। एक तो कुछ लोग होते हैं जो गंगा का है गंगादास, जमुना का है जमुनादास। बहती गाड़ी में जैसा ही रंग बदलना है बदलते रहते हैं। मैं वो व्यक्ति नहीं हूं। मैं एक ही विचार से पला बढ़ा हूं, और अगर मेरी उस आइडियोलॉजी को बहुत कम शब्दों में अगर कहना है तो वो ये है, नेशन फर्स्ट। अगर मेरा एक टैगलाइन है नेशन फर्स्ट, तो फिर उसमें जो भी फिट बैठता है, मुझे फिर वो आइडियोलॉजी के बंधनों में बांधता नहीं है, ट्रेडिशंस के बंधनों में बांधता नहीं है। वो मुझे आगे ले जाने के लिए जरूरी होता है।
तो मैं करता हूँ। पुरानी चीजें छोड़नी है तो मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ, नई चीजें स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मानदंड क्या? नेशन फर्स्ट। मेरा तराजू एक है, मैं तराजू नहीं बदलता हूँ। अगर मैं इसको थोड़ा और दूसरी तरफ लेके जाऊं, तो क्या पॉलिटिशियन की आइडियोलॉजी होती है जिसके वजह से उसे फॉलोअर्स मिलते हैं, या सोसाइटी की आइडियोलॉजी होती है जिसको पॉलिटिशियन कॉपी करते हैं और उसके वजह से उसको फॉलोअर्स मिलते हैं? आइडियोलॉजी से भी ज्यादा आइडियलिज्म का महत्व है। आइडियोलॉजी के बिना राजनीति होगी ऐसा मैं नहीं कहता हूं, लेकिन आइडियलिज्म, आदर्शवाद, इसकी बहुत जरूरत होती है। जैसे आजादी के पहले क्या आइडियोलॉजी थी भाई? आंदोलन चलता था, फ्रीडम, आजादी, कोई एक आइडियोलॉजी थी। गांधी जी का रास्ता जुदा था, आइडियोलॉजी आजादी। सावरकर का रास्ता अपना था, आइडियोलॉजी अलग। कौन सी? आजादी। लोग कहते हैं कि पॉलिटिशियन बनने के लिए थिक स्किन चाहिए, मोटी चमड़ी। हाउ डज वन डेवलप दिस? लोग ट्रोल करेंगे, पब्लिक में आपके बारे में बुरा कहेंगे, आपके बारे में कहानियां बनाएंगे। ये नॉर्मल आदमी के लिए एक नया एक्सपीरियंस है, ये कैसे सीख सकते हैं? राजनीति में संवेदनशील लोगों की जरूरत है। किसी का भला हो तो खुशी हो, ऐसे ऐसे लोगों की जरूरत है। दूसरा विषय है आरोप प्रत्यारोप। तो ये लोकतंत्र में आपको स्वीकार करके चलना चाहिए कि आप पर आरोप होंगे, भांति भांति के आरोप होंगे, लेकिन आप अगर सही है, आपने गलत नहीं किया है, तो आपको कभी भी परेशानी नहीं होती। और सर, आपने प्री सोशल मीडिया पॉलिटिक्स में आप सीएम रह चुके हैं और पोस्ट सोशल मीडिया में आप पीएम हैं। इस दौरान पॉलिटिक्स कैसे बदला है? आपने दोनों देखे हैं, पहले वाला टाइम और आज का टाइम भी, जब सोशल मीडिया ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था और आज जब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। अगर आप इसके बारे में कुछ एडवाइस दें एक युवा को जो पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं कि इसको कैसे यूज़ करते हैं? तो कभी कभी लोग मुझे पूछते हैं, छोटे छोटे जब बच्चों को मिलता हूं ना, तो मुझे ये सवाल पूछते हैं। मुझे भी अच्छा लगता है उनके साथ गप्पे मारना। 8वीं 9वीं कक्षा के बच्चे कभी आ जाते हैं मिलने के लिए, तो कहते हैं साहब ये, कभी कोई बच्चे पूछते हैं आप खुद को टीवी पर देखते हो तो कैसा लगता है, ऐसा पूछते हैं। कुछ बच्चे आगे पूछते हैं कि इतनी सारी आपको दिन रात गालियां पड़ती है, आपको कैसा लगता है? तो मैं उनको एक चुटकुला सुनाता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं अहमदाबादी हूँ और हमारे अहमदाबादी लोग की अलग एक पहचान, उनके बहुत चुटकुले चलते हैं। मैंने कहा एक अहमदाबादी स्कूटर लेके जा रहा था और किसी के पास बिल्कुल टक्कर लग जाए ऐसा, तो सामने वाला गुस्से में आ गया, तो तू मैं शुरू हो गई। वो गालियां देने लगा। ये जो अहमदाबादी था अपना स्कूटर लेके ऐसे ही खड़ा रहा, वो गालियां देता ही जा रहा था। इतने में कोई आया, बोले यार भाई तुम कैसे इंसान हो, ये गालियां दे रहा है और तुम ऐसे ही खड़े हो। तो कह रहा है भाई दे रहा है ना, ले तो नहीं जा रहा ना कुछ। ये अहमदाबादी की टिपिकल, दे जा रहा है, कुछ ले तो नहीं जा रहा है। तो मैंने भी मन बना लिया कि ठीक है भाई, दे रहे हैं गालियां, उनके पास जो होगा वो देंगे, मेरे पास जो होगा मैं दूंगा। लेकिन आप सत्य के धरातल पर होने चाहिए, आपके दिल में पाप नहीं होना चाहिए। अगर आप, वरना, अच्छा कोई मुझे बताए साहब, आप पॉलिटिक्स में नहीं है, एक ऑफिस में काम करते हैं, क्या उस ऑफिस में ऐसा नहीं होता है क्या? एक विशाल परिवार है और उसमें भी 2 भाइयों के बीच में कोई थोड़ा तनातनी हुई, तो ये होता है कि नहीं होता है? तो जीवन के हर क्षेत्र में ये कम अधिक मात्रा में, लेकिन होता तो है।